एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 10th के अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने अम्ल के प्रकार, अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण और अम्ल के उपयोग के बारे में हमने पढ़ रखा है। दूसरे पार्ट में हमने क्षारक क्या होते हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, उनका भौतिक गुण क्या होता है, उनका रासायनिक गुण क्या होता है और उनके उपयोग क्या होते हैं, इतनी चीजों के बारे में हमने अच्छे से क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया। अब देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या होती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद वे लवण बनाते हैं और साथ में आपका जल प्राप्त होता है। अगर ये पूछ लिया जाए इसको कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे हम, जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करते हैं या कराते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। लवण या क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसके एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहां पर आपका NaOH और इसके प्रयोग करवाते हैं HCl के साथ। तो यहां पे याद रखिएगा, ये वियोजित होगा Na+ और OH- और ये वियोजित होगा H+ और Cl-। इसका प्लस इसका माइनस, तो ये बना लेगा यहाँ पे NaCl और यहाँ पे OH- और H+, ये बना लेंगे यहाँ पे आपका H2O। अब इसी के साथ चाहें तो हम एक परिभाषा इसकी और भी दे सकते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, वे एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा ये अच्छे से, ये क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक के बीच की अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, आपके लवण बनाते हैं और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है। यस, ठीक एक दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक दूसरे से करवाते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देगा या क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तब यहां पर आपका क्या प्राप्त होता है, एक लवण प्राप्त होता है और साथ में जल प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इसके बाद आपका आ जाता है अम्ल या क्षारक की तन्यता। ये क्या होता है, तन्यता। अब देखिए, तन्यता की अगर बात करता है, ये क्या होता है, तन का मतलब होता है डाइल्यूट। अब एक चीज याद रखना, हमारे जो एसिड या अम्ल, एसिड और बेस, ये दोनों पाए जाते हैं, दो रूप में पाए जाते हैं। एक पाता है कंसंट्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं सांद्र, और दूसरा पाता है डाइल्यूट, जिसको हिंदी में कहा जाता है तनु। अब दोनों में फर्क जान लीजिए, ये भी एसिड भी कंसंट्रेट और डाइल्यूट पाया जाता है, बेस भी जो है वो कंसंट्रेट और डाइल्यूट पाया जाता है।
अब दोनों की बात अगर करें, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आता है? याद रखिएगा कि जो कंसंट्रेट होता है इसमें 100 में से 100 जो होता है वो सिर्फ आपका एसिड होगा, लेकिन जो डाइल्यूट की जब बात करता है तो ये 90% वाटर होता है। मान के चलिए 90% क्या होता है? वाटर होता है। 90 से 95% ये जल होता है, और 5 से 10% आपका क्या होता है? इसमें एसिड होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर तन की बात करता है तो उसमें किसकी जल की मात्रा ज्यादा होगी और किसकी मात्रा कम होगी? एसिड की मात्रा कम होगी। जब एग्जैक्टली इसमें भी बात करेगा तनता की, तो उसमें भी जल की मात्रा ज्यादा होगी और बेस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो यहां से एक बात हमको समझ में आ रही है कि अम्ल तथा क्षारक की तनुता या तंत्रों पर प्रभाव क्या होगा जब किसी अम्ल या क्षारक में जल को मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया मिलाया जाता है तो अम्ल में H+ की संख्या और या यहां पे या है तो या लगाओ, या क्षारक में या क्षार में OH- की संख्या घटने लगती है। इसे ही अम्ल या क्षारक की तनुता या तनुता पर प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एसिड लेते हैं, एसिड जो है वो आपका कंसंट्रेट है, सांद्र है। हम इसमें क्या करने लगे? जल मिलाए। क्या मिलाए? जल। इसमें जल मिलाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा? H+ की संख्या क्या करेगी? घटना शुरू कर देगी, और यहां पे जल की मात्रा क्या कर देगा? बढ़ना शुरू कर देगा। किसमें? एसिड में। जब ये बढ़ना शुरू कर देगा तब जाके ये जो एसिड प्राप्त होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। ये क्या कहलाएगा? हमारा डाइल्यूट एसिड। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा लेबोरेटरीज में आपको जब भी एसिड बेस मिलेंगे तो याद रखना कि आपके अगर CONC शॉर्ट फॉर्म में कंसंट्रेट को अगर यहां पे लिख दिया HCl तो याद रखिएगा ये HCl जो होगा इसमें 100 में से 100 एसिड होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें सब क्या पाए जाएंगे? H+ और Cl-। और अगर ऐसा कर दे DIL HNO3 नाइट्रिक अम्ल तो याद रखिएगा इसमें 90 से 95% जल होगा और बाकी 5 से 10% जो होगा वो आपका क्या होगा? एसिड होगा। तो इसी तरीके से हम पहचानेंगे। देखिए ये जो होता है कंसंट्रेट ये हमारे पहुंच से दूर रखा जाता है, और यही इसी का इस्तेमाल डाइल्यूट का इस्तेमाल करके हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बात समझ में? ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए सूचक की बात करता है जिसे हम इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाता है कि सूचक किसे कहते हैं तो आप बात को समझिए। इंडिकेटर हमने अपने चाहे हमारा 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, जब हमें दिशा किसी डायरेक्शन में हमें लेफ्ट या राइट लेना होता है तो हम क्या करते हैं? अपनी मोटर बाइक का या कार का हम क्या करते हैं? इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, जो साइड में आपको जलता हुआ दिखाई देता है साइड किनारे पर। आप देखते हैं हमको जिस दिशा में घूमना रहता है हम उसी दिशा में क्या करते हैं? इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। तो इंडिकेटर ऑन करने से हमें दिखता क्या? हमें पता क्या चलता है? हम क्या कर रहे हैं? हम पीछे वाले को हम बता रहे हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट। जिस भी डायरेक्शन में हमें जाना होता है हम उसी तरफ का इंडिकेटर क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं। तो हम पीछे वाले को क्या दे रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि हमें लेफ्ट जाना है या राइट। तो ये इसी के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो यहां पे याद रखिएगा वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने
या अंतिम बिंदु का निर्धारण करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जनरली याद रखिएगा, सूचक के रूप में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका है लिटमस पेपर। इसके अलावा किया जाता है आपका मेथिल ऑरेंज। फिर इसके बाद जिसका इस्तेमाल किया जाता है KMNO4। यह किया जाता है अनुमापन की प्रक्रिया में, मापन में। ठीक है, ये हमारा अलग सिलेबस है जो हमारा क्लास 11th में मिलेगा। लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और KMNO4 का इस्तेमाल जो करते हैं हम उस किसके रूप में करते हैं? सूचक के रूप में करते हैं। लिटमस पेपर के बारे में आपने देखा होगा, अगर कोई एसिड है और इसमें हम लाल लिटमस पेपर डुबाया जाए, ठीक है, तो ये लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है? नीला। लेकिन अगर इसी में नीला लिटमस पेपर डाला जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हमने बेस के बारे में भी पढ़ रखा है, अगर बेस में नीला लिटमस पेपर डाला जाए तो ये क्या हो जाता है? लाल। लेकिन अगर इसमें लाल लिटमस पेपर डालोगे तो लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां से जो हमारा लिटमस पेपर है उसके आधार पर हमें पता चल रहा है कि कौन एसिड है कौन बेस। तो यहाँ पे एक प्रकार से हमको सूचना दे रहा है, हमको बता रहा है। तो इसीलिए जो लिटमस पेपर है वो किसके जैसा कार्य करता है? वो कार्य करता है सूचक की भांति। अब बात करते हैं हम पीएच परिसर, पीएच रेंज। अब देखिए पीएच रेंज या पीएच परिसर हमारा क्या होता है? यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, याद रखिएगा कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, उसके जो सूचना होती है, उसके रंग में परिवर्तन या अक्रिया पूर्ण होने की जो सूचना होती है वो एक निश्चित पॉइंट पर बार बार नहीं मिलती। वो कभी थोड़ा सा आगे हो जाता है, कभी थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये अगर पूछ लेता है कि पीएच परिसर किसे कहते हैं, तो याद रखना किसी रासायनिक अक्रिया में का अंतिम बिंदु का निर्धारण एक निश्चित बिंदु पर ना होकर, एक निश्चित बिंदु पर ना होकर एक सीमा के भीतर होता है, उसे पीएच परिसर कहते हैं। उसे पीएच परिसर कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? पीएच परिसर कहते हैं। अब पीएच परिसर या पीएच स्केल के बारे में बात कर ले, वो क्या होता है? याद रखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहां पे है आपका 14। ठीक है, आइए नीचे ठीक अपोजिट हो जाएगा। 0, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर माइनस में 4, 10 के पावर माइनस में 5, 10 के पावर माइनस में 6, 10 के पावर माइनस में 7, 10 के पावर 8, 10 के पावर माइनस में 8, 10 के पावर माइनस में 9, 10 के पावर -10, 10 के पावर -11, 10 के पावर -12, 10 के पावर -13 और 10 के पावर में -14। अब याद रखिएगा यहाँ पर
अगर किसी का मान 7 आ जाता है, ठीक है, हम किसी का पीएच निकाले हैं, उसका मान कितना है 7, तो ये उदासीन होता है। याद रखिए क्या होता है, उदासीन। अब अगर 7 से कम होगा तो ये हमेशा क्या होता है आपका, अम्लीय होगा, ठीक है। और यहां पर इसके इधर जाएगा तो ये आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। याद रखिएगा, हम किसी का हम लिटमस पेपर को ले और लेने के बाद हम उसका पीएच मान देखें तो हमेशा देखेंगे, पीएच मान कह रहे हैं, हम देखें कि वो अम्ल है कि क्षार है, तो अगर उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो हमेशा अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और बीच में आएगा यानी कि एग्जैक्ट 7 आएगा तो क्या होता है, उदासीन। यहां पर एक बात हमने बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे पीएच ये क्या होता है, पीएच मान किसे कहते हैं, तो इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान से पहले हम देखेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, ये क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन की, देखो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन तथा OH- आयन के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। आयनिक गुणनफल कहते हैं, इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, Kw से। तो यहां पर देखिए Kw इक्वल टू, यहां पर Kw इक्वल टू आ जाएगा H+ मल्टीप्लाई OH माइनस। Kw जो होता है इसका मान होता है 1 × 10⁻⁻14। और याद रखिएगा कि जो H+ का मान होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻7, तथा जो OH माइनस होता है इसकी जो वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻7। जब इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो फिर से Kw का मान आपका कितना आ जाता है, इतना, ठीक है। याद रखिएगा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रता के गुणनफल को, यहां पे एक चीज छूट गया, सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, जिसे हम किससे पता करेंगे, Kw से। तो Kw बराबर हमारा इतना हो जाता है। Kw की जो मान आती है वो इतनी आती है, और वो मान 1 × 10⁻14 क्यों आता है, क्योंकि H+ का मान 1 × 10⁻7 और OH माइनस का कितना होता है, 1 × 10⁻7 होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां पर हम थोड़ी सी बात और करते हैं कि पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू। अब देखो इस चीज की बात करता है, ये क्या है, याद रखिएगा किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। अब याद रखिएगा ये चीज हमारा क्या आएगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और इसके पावर में आता है H+, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका POH होता है, POH बराबर ये भी होता है माइनस लॉग OH माइनस में, ठीक है। याद रखिएगा पीएच मान पे कई बार क्वेश्चन पूछता है, जिसके लिए कुछ आवश्यक पॉइंट है जिनको हमें पता होना चाहिए। जैसे ये हमें पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए, जिसके बाद हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो पीएच मान से संबंधित है हम उसको कर सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे लगाएंगे। देखिए पीएच के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको नेसेसरी है जिनको बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कुछ रूल है,
जैसे अगर कोई लॉग में हो और पावर में हो तो याद रखना पावर हमेशा कहाँ जाएगा, आगे। दूसरी चीज, अगर कोई चीज लॉग में हो और बटे में हो तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर कोई चीज गुणे में हो log m इंटू log n तो इसको लिख सकते हैं log m प्लस में log में n। पहले तो ये 3 नियम आपको पता होने चाहिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये टोटल 3 नियम पता होने चाहिए। चौथे की बात करते हैं तो वो आता है log 10 के पावर 10, इसका मान हमेशा कितना होता है, 1। उसके बाद फिफ्थ क्या याद रखना है, log 10 के पावर अगर 1 आता है तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 0। अगर सिक्स्थ क्या याद रखना है हमको, अगर log 10 के पावर अगर 2 आता है तो इसका मान हमेशा हमारा होता है 0.3010। और इसके बाद लास्ट में जो आपको याद रखना है वो आपका है, अगर log की वैल्यू 10 के पावर 3 ऐसा कुछ देता है, या आपका 10 के पावर 3 की बजाय log 10 दे देता है, log 10 का 3 ऐसे कर देता है, तब भी इसका मान होता है 0.4771। याद रखना, अगर वैल्यू log 10 लिखता है डायरेक्टली तब भी इसका मान कितना होगा, 1। अगर वैल्यू log 1 लिखता है तो इसका मान कितना होगा, 0। अगर वैल्यू log 2 लिखता है तो इसका मान होगा 0.3010। अगर log 3 लिख देता है तो इसका मान होगा 0.4771। अब याद रखिएगा, ये है साधारण लॉग, ये है आपका साधारण लॉग। इसमें लिखा हो या नहीं लिखा हो तो इसके बेस में यहां पर हमेशा 10 हो छिपा रहता है, वो लिखा हो या ना लिखा हो, वो बेस में हमेशा 10 कितना रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। अगर इसके भी पावर 10 आ जाएगा तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, 1। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो आप कोई भी पीएच वैल्यू की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को करके हम देखते हैं। यहां पर किसी विलेन में H प्लस की सांद्रता 10 के पावर -4 है, तो विलेन का पीएच मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें विलेन की क्या ज्ञात करनी है, हमें विलेन की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर सबसे पहला काम दिया है, हमें दिया है H प्लस बराबर दिया है आपका 10 के पावर -7। हमें पीएच मान को क्या कर रखा है, ज्ञात करने के लिए बोला है। तो पीएच बराबर हम जानते हैं माइनस लॉग और इसके पावर में कितना आता है, H प्लस। तो पीएच इक्वल टू माइनस में लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर -4। तो ये इस चीज को अगर ध्यान देखा जाए तो ये log m के पावर n जैसा बना है, और इसमें हम जानते हैं कि n आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद लिखा जाएगा log m। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस, तो pH इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 4 और इनटू में क्या आ जाएगा, log 10। अब इस चीज को मैंने समझाया था कि अगर यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है तब भी मानेंगे कितना लिखा गया है, 10। तो ये चीज हमारी हो जाएगी pH बराबर 4 गुणे और log 10 का मान कितना आता है, 1। तो pH बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब pH मान 4 है तो इसका विलेन की प्रकृति क्या होगी। अब याद रखना विलेन की जो प्रकृति होगी वो डिपेंड करेगा, अगर 7 से कम है, ये 7 से कम है तो विलेन की प्रकृति क्या होगी, आपकी अम्लीय हो जाएगा। इतना बात समझ में है, ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आज क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं हम 1 गुणे 10 के पावर -6। किसी विलेन में H प्लस की सांद्रता जो है वो 1 गुणे 10 के पावर -6 है और विलेन का पीएच मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और साथ में ज्ञात करना है विलेन की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, फिर से वही सेम चीज दिया है, H प्लस हमारा दे रखा है 1 गुणे में 10 के पावर -6 और यहाँ पे पीएच मान हमें फिर से क्या कर रखा है, पूछा है। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस में लॉग H प्लस पीएच बराबर यहाँ पर देखिए माइनस में लॉग H प्लस का मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर -6। अब यहाँ पर देखो हमें लॉग लग जाएगा log m इंटू n
का नियम। तो ये हो जाता है log m प्लस में log n, ये वाला नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो गुणे में है तो इसको हम लिख सकते हैं pH बराबर माइनस में log 1 प्लस में log 10 के पावर माइनस में 6। अब इस वाले में यहाँ पे तो पावर वाला नियम लगेगा नहीं, लेकिन यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर पावर वाला नियम लगेगा। जब यहाँ पे पावर वाला नियम लगेगा तो पावर नियम है क्या, log m पावर n, तो n log क्या आ जाता है m, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो pH बराबर माइनस में log 1 प्लस, अब ये देखो ये पावर आगे आ जाते प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 6 log 10, इतना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब सबका मान निकाल लेते हैं। जब सबका मान निकाला जाएगा तो ये देखो होगा क्या हमारा, log 1 का मान होता है 0 माइनस log 10 की अगर बात कर रहा है इस चीज की, तो ये 6 और log 10 का मान कितना होता है 1। तो यहां पर देखो pH बराबर ये माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो 0 में जब जुड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा कितना 6, तो pH मान कितना आ गया 6। और विलेन की जो प्रकृति आएगी, जो प्रकृति आएगी वो आपकी क्या होगी अम्लीय, वो प्रकृति आपकी क्या होगी अम्लीय होगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। यहां पर देखो इसको कर देते हैं 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 दे रखा है अगर ऐसा कुछ, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब इस चीज को हमारा फिर से दिया है किसी विलेन में H प्लस की सांद्रता 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 है, विलेन का pH मान और उसकी प्रकृति ज्ञात करने क्या होगा। तो यहाँ पे H प्लस बराबर इस बार हमारा दे रखा है 4 गुणे 10 के पावर माइनस में 6, और यहाँ पे pH मान हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखो pH बराबर हो जाएगा माइनस में log, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H प्लस। अब देखो pH बराबर यहाँ पे मान रखेंगे माइनस में log 4 गुणे में 10 के पावर माइनस 6, फिर से गुणनफल वाला नियम लग जाएगा। तो इस चीज को लिखेंगे pH बराबर माइनस में log 4 प्लस में log 10 के पावर माइनस में 6, इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, pH बराबर माइनस यहाँ पे log 2 के पावर 2 प्लस में log 10 के पावर माइनस में 6, क्योंकि 2 के पावर 2 2 दूना 4 हमारा फिर से आ जाएगा। अब यहाँ आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे पावर वाला नियम लगेगा, पावर वाला नियम लगेगा तो ये 2 आगे आ जाएगा और ये 6 भी माइनस क्या करेगा आगे आ जाएगा। तो pH बराबर माइनस में बाहर रहने दो 2, log में आ जाएगा 2, फिर माइनस में 6, log में आ जाएगा आपका 10, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं सबका मान रखना शुरू करते हैं। pH बराबर माइनस 2, log 2 की वैल्यू हमने देखी थी क्या थी हमारी 0.3010, फिर माइनस। अब इसको ये हो जाएगा 6 गुणे में और log 10 का मान कितना होता है 1, कोई दिक्कत नहीं हमारा, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो pH माइनस बाहर रहने दो, ये हो जाएगा 0.6020 माइनस, इसका करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो pH बराबर ये माइनस है तो प्लस तो आगे आ जाएगा, ये माइनस 0.620 इतना। pH बराबर ये हमारी जो वैल्यू है इसको माइनस कर लेंगे 0.602 0.89 और यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 9 में से आएगा तो 3 और यहाँ पे बचेगा 5, तो ये आएगा 5.3980। और इस विलेन की प्रकृति की अगर बात करेगा तो ये विलेन आपका फिर से क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए का H प्लस की सांद्रता 10 के पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर है, विलेन का pH मान एवं विलेन की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क, एक विलेन में H प्लस की सांद्रता 3 गुणे 10 के पावर माइनस में 9 है, तो विलेन का pH मान एवं विलेन की
प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।